इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। वैल्यू को 10 की पावर में लिखना होता अपना साइंटिफिक इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट। अब ये दो फॉर्मूला आप नोट करें बाय मास, यानी यहाँ मास का परसेंट दिया आपने को। परसेंटेज कंपोजिशन नाम से पता चल रहा है, कंपोजिशन मतलब क्या होता है। ये अपना क्या है, वाटर, अंदर क्या अपना वाटर, जो ज़्यादा उसके लिए 1, जो कम उसके लिए 2। एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट हुए तो उसको बनेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और न्यू लेक्चर में। तो जो चैप्टर हमारा चल रहा था केमिस्ट्री का, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा था? लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या था अपना, किसी भी वैल्यू को 10 की पावर में लिखना होता अपना साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद हमने देखा था सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर हमारा जो टॉपिक सेम हो रहा था फिजिक्स और केमिस्ट्री में, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, वो भी हमने अच्छे से देखा था, उसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा था। तो आज इसके आगे का टॉपिक हम समझेंगे। इसके आगे का टॉपिक क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। और आज हम ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, किसके ऊपर, एम्पेरिकल फार्मूला के ऊपर। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना। और जो भी मैं लेक्चर पे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखाऊंगा क्या, देखो एक लेक्चर होता है 40 मिनट का। 40 मिनट में मैं पूरा 40 मिनट लिखाता नहीं हूँ, उसमें कुछ बोलता भी हूँ। तो जो बोलता हूँ उसको भी आप नोट करते चलना, आपको काम आएगा। तो देखते हैं पहला टॉपिक। पहले अपना टॉपिक दिया है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या है ये परसेंटेज कंपोजिशन? अब ध्यान से यहाँ सुनो। परसेंटेज कंपोजिशन नाम से पता चल रहा है, कंपोजिशन मतलब क्या होता है। कंपोजिशन मतलब कोई भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट या फिर कोई भी एटम कितने अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है, मतलब उसका क्वांटिटी को दर्शाता है क्या, कंपोजिशन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मैं H2O का। H2O में अगर किसी ने बोला कि O का कितना क्वांटिटी है, यानी O का कितना परसेंट है ये H2O में, ये हो जाएगा अपना परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे CaCO3, अब इसमें Ca मतलब कैल्शियम का कितना परसेंट है, यानी कितने क्वांटिटी में वो प्रेजेंट है, वो हो जाएगा अपना परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज क्या होता है, जैसे किसी भी टोटल में से उस नंबर को डिवाइड करना। जैसे आपका ऐसे 500 में से 463 आ रहा है, उसको क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आ जाएगा इतना 92.60, इतना परसेंट आ जाएगा। तो आप सोच रहे हो कि आप ये कैसे आपको इतना याद था, क्योंकि ये मेरा परसेंट है 10th का। हाँ, तो इतना ही मेरे को 10th में मिला था इसी साल। तो देखते हैं अब इसका परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब, ये फालतू बातें अब देखते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन का एक फॉर्मूला बनता है अपना, परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन विच इज इक्वल टू मास ऑफ दैट क्वांटिटी इन कंपाउंड डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड का क्या, टोटल मास में से जो भी उस कंपाउंड में किसी का हमें निकालना है क्वांटिटी, तो उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास। एग्जांपल से समझो। एग्जांपल मैंने लिया जैसे H2O, इसमें H है, H 2 है, O 1 है। तो इसमें अगर मेरे को ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, तो इसका टोटल मास क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास या फिर मोलर मास कितना होता है, 16, विच इज इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। ये हो गया अपना टोटल मास। अगर मेरे को ऑक्सीजन का निकालना है, तो मेरे को ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास या मोलर मास लिखना होगा डिवाइड बाई टोटल मास इनटू क्या करना होगा, 100। सिंपल सा है, परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई करना ही होगा। तो इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1600 डिवाइड बाई 18 विच इज इक्वल टू, इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 800 डिवाइड बाई 9, अप्रोक्स में कितना आएगा, 88 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। इतना परसेंट आएगा, यानी ऑक्सीजन का हमारा परसेंट निकल गया। ऐसे आपको अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि H2 का निकालो, H2 का परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालो, तो कैसे निकालते हैं,
लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, एक अच्छे तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? परसेंटेज कंपोजिशन विच इज इक्वल ऑफ, यहाँ ऐसा भी लिखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ H2 विच इज इक्वल टू टोटल मास 18 था, और H2 का कितना मोलर मास होता है? 2, इंटू क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 200। या फिर ऐसा कर दो, यहाँ पे 2/18 है तो 1/9 लिखो, और ये अपना मल्टीप्लाई, तो 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 10.78 कुछ ऐसे पॉइंट इतना परसेंट आएगा अपना, इतना परसेंट हमारा निकल के आएगा। तो ये हुआ पूरा परसेंटेज कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला मैं हाईलाइट करके चलता हूँ यहाँ पे। ये फॉर्मूला है क्या अपना? फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। क्या? परसेंटेज कंपोजिशन विच इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय टोटल मास। यहाँ पे आपको मैं 2 क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद 2-3 आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप करना, तो आपको मैं समझ जाऊंगा, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया। तो 2 क्वेश्चन अभी मैं कराता हूँ आपको। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, रहेगा अपना कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट इन CaCO3 काको3 CaCO3 में ईच एलिमेंट, ईच यहाँ पे देखो सब एलिमेंट का क्या निकालना अपने को? मास परसेंट निकालना है। तो अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा था, अभी तो मैं रफ कर दिया हूँ, आपने ऐसे लिखा ही होगा, मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ। तो क्या था अपना? परसेंटेज कंपोजिशन विच इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय टोटल मास, सबका निकालना है, सब एलिमेंट का। क्या करो? तो पहले क्या करो? सबका टोटल मास निकाल लो। क्या? CaCO3 इसका टोटल मास कितना हो जाएगा? कैल्शियम का मास होता है 14, प्लस कार्बन का हो जाएगा 12 मास, प्लस 3 इंटू 16, यहाँ 3 है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, इसलिए 3 इंटू 16 क्या है? 16 क्या है? मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 40 प्लस 12 प्लस 48 कितना आएगा अपना? 40 प्लस 50 60 इज इक्वल टू 100। यहाँ 100 निकल के आ रहा है अपना टोटल मास अपना 100 निकला। ईच एलिमेंट, सब एलिमेंट का निकालना है। तो पहले हम कैल्शियम का निकालते हैं, लिखते हैं परसेंटेज ऑफ कैल्शियम का परसेंट कितना हो जाएगा? कैल्शियम का मास 40 डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100, वो फॉर्मूला में इंटू 100 मैंने लिखा था, तो इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल विच इज इक्वल टू 40%। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? कि CaCO3 में इस कंपाउंड के अंदर कैल्शियम का कितना 40% कंपोजिशन है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अभी ये एग्जांपल से आपको समझ गया होगा इसका पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखो मैंने कैल्शियम का निकाला, अब हम निकालेंगे किसका? कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन विच इज इक्वल टू कार्बन का मास 12 डिवाइड बाय टोटल मास 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कैंसल विच इज इक्वल टू 12%। ठीक है, फिर परसेंटेज ऑफ किसका बचा? ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू, ऑक्सीजन का मास कितना था? 48 डिवाइड बाई टोटल मास 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसल, तो अपना क्या आया? 48%। तो टोटल सबका सम कितना आ रहा है? 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 40, सबका सम कितना निकल के आ रहा है? 100%। यानी हमने इतना कैलकुलेशन किया, सब सही है। तो जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसके ऊपर आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं तो और अच्छे समझते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे लो, कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ O इन NaOH, यानी NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने परसेंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन क्वांटिटी निकालना है, ये भी परसेंटेज कंपोजिशन का क्वेश्चन है। तो टोटल, पहले टोटल मास निकालेंगे हम लोग। तो NaOH, यहाँ पे NaOH का टोटल मास कितना हो जाएगा? Na का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16
हाइड्रोजन का 1 विच इज इक्वल टू 24 और 16 30 40 टोटल कितना आ जाएगा 40। तो ये क्या अपना टोटल है। ऑक्सीजन का निकालना है तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज इक्वल टू ऑक्सीजन का कितना मास है 16 डिवाइड बाय टोटल मास इंटू 100 कितना आ जाएगा। 0 से 0 खत्म ये 4 तो कितना आ गया 40%। यानी 40% क्या हमारा प्रेजेंट है ऑक्सीजन किसमें NaOH में। तो 2-3 एग्जाम्पल करने के बाद आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट समझ गया होगा। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है मोलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। जो एम्पेरिकल फार्मूला है उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो ये जो टॉपिक मैं अभी आगे बताने वाला हूँ अभी 2 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ध्यान से देखते चलना। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ अभी। एम्पेरिकल फार्मूला करने से पहले यहाँ पे आपको 3-4 रिलेशनशिप दिया है। कैसा यहाँ पे देखो ज़्यादा टाइम ही जाएगा इस पर। आपको इसे यहाँ पे लिखा होगा वेट बाई वेट वॉल्यूम बाई वेट वेट बाई वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ये 4 तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकता है। ये क्या आप 4 रिलेशनशिप है। क्या है वेट वेट या बोलो उसको मास वी वॉल्यूम तो मास का रेशियो मास में वॉल्यूम का रेशियो मास में और मास का रेशियो वॉल्यूम में वॉल्यूम का रेशियो वॉल्यूम में। क्या आप बोल रहे कुछ समझ नहीं रहे। आप देखो यहाँ पे जैसे आपको लिखा है 20% W/W मास बाय मास ऑफ ए इन अ सॉल्यूशन तो इसका मतलब क्या समझोगे। ये तो एक नया सा टॉपिक है तो मतलब क्या समझोगे आप 20% W/W मास बाय मास ऑफ ए इन अ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो जाता है 20 मास दिया तो मास किस में होता है ग्राम में। तो 20 ग्राम ऑफ ए इज प्रेजेंट इन परसेंट दिया है तो आएगा हमेशा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो जो ये स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है 20 ग्राम ऑफ ए इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है W/W। अब यहाँ पे कभी हो सकता है W/V V/W या फिर V/V। V/V मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के केस में क्या होता है वॉल्यूम को किस में नापते हैं हम लीटर में। ये मास था तो यहाँ पे ग्राम लिखा। अगर वॉल्यूम हुआ तो क्या करोगे। जैसे यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल हुआ 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ ए इन अ सॉल्यूशन 20% V/V। इसका मतलब क्या समझोगे 20 ml ऑफ ए इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यानी 20 ml ऑफ ए इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा परसेंट है इसलिए हमने यहाँ पे 100 लिए और यहाँ वॉल्यूम था इसलिए हम ml लिए। तो इस टॉपिक के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कहीं कहीं। आप देखो यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पे एक छोटा टॉपिक बताऊंगा इसको रफ करता हूँ पहले। सॉल्यूशन क्या होता है सॉल्यूशन क्या होता है ये सबने पढ़ा होगा। इसमें क्या होते हैं 2 होते हैं एक होता है सॉल्यूट एक होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब ये बताओ जो ज़्यादा प्रेजेंट होता है वो होता है सॉल्यूट की सॉल्वेंट। तो वो क्या होता है अपना सॉल्वेंट। यानी जो ज़्यादा प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट और जो कम प्रेजेंट हो लेस क्वांटिटी जिसका क्वांटिटी कम हो किसी सॉल्यूशन में उसको बोलेंगे सॉल्यूट। सॉल्वेंट जिसका क्वांटिटी ज़्यादा हो किसमें सॉल्यूशन में मोर क्वांटिटी इन सॉल्यूशन उसको बोलेंगे हम सॉल्वेंट। कैसे याद रखो सॉल्वेंट में क्या अल्फ़ाबेट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा सॉल्यूट में अल्फ़ाबेट कम है तो ये लेस क्वांटिटी। अब यहाँ पे मैंने एक अजम्पशन लिया क्या एक बीकर लिया बीकर के अंदर वाटर को मैंने रखा। ये क्या अपना वाटर और बाहर मान लो सॉल्ट है। ये क्या अपना सॉल्ट है। तो ये अपना क्या है वाटर अंदर क्या अपना वाटर और ये क्या अपना सॉल्ट ये अपना सॉल्ट। तो आप ये बताओ वाटर सॉल्वेंट होगा
कि सॉल्ट सॉल्वेंट होगा। देख के ही पता चल रहा है कि वाटर क्या होगा अपना सॉल्वेंट, क्यों? क्योंकि इसका क्वांटिटी ज़्यादा है कंपेयर टू सॉल्ट। तो जो इसका क्वांटिटी ज़्यादा है उसको क्या मैंने बोला? सॉल्वेंट। तो ये क्या अपना सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम नंबरिंग में 1 दिखाते हैं और जो सॉल्यूट होगा उसको नंबरिंग में हम 2 दिखाएंगे। तो मैं ये सब एग्जाम्पल क्यों लिया? ये बताने के लिए कि सॉल्वेंट को हम नंबरिंग में 1 दिखाते हैं, सॉल्यूट को 2। तो ऐसे क्या लिखा होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास को हम दिखाते हैं W में, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब W, फिर यहाँ पे लिखें 1। तो इससे आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो क्या लिखा है? मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या लिखा है? मास ऑफ सॉल्वेंट। वैसे लिख दिया W/2, W2। तो इससे आप समझ सकते हो मास ऑफ सॉल्यूट, यानी क्या बोल रहे हैं अपने को? सॉल्यूट का मास बता रहा है। तो यही याद रखना है कि नंबरिंग में हम सॉल्वेंट को 1 देते हैं, सॉल्यूट को 2। जो ज़्यादा उसके लिए 1, जो कम उसके लिए 2। तो मान लो ये वाटर है, वाटर क्या अपना एक्वस सॉल्यूशन। तो जो जब भी एक्वस सॉल्यूशन आएगा तो उसमें क्या फिक्स होगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होगा? फिक्स होगा। वो क्या होगा? H2O। एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट फिक्स होता है, वो होता है अपना H2O। अब चलते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला क्या है। इसके बाद हम 3-4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आ जाए और एग्जाम में आपका फुल मार्क्स आ जाए। देखो यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है अपना? मोलिकुलर फॉर्मूला ये क्या होता है अपना? फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। यहाँ डेफिनेशन लिखा ना, आप भी एग्जाम में लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक का है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड which contains राइटिंग इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच कंटेन्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। बहुत लोग को डेफिनेशन समझ गया होगा, तो भी मैं समझाता हूँ। क्या है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच कंटेन्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यानी सुनो, किसी भी कंपाउंड में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट हुए तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? किसी भी कंपाउंड में अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट नहीं है तो वो हो जाएगा अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला। इससे ही आप समझ गए, तो भी मैं उस टाइम समझाऊंगा अभी। तो यहाँ पे क्या है अपना, जैसे एग्जांपल लो, आप एग्जांपल समझो अच्छे से। C6H12O6 क्या अपना है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज का क्या है? फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो इसमें क्या अपना आपका एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, 6 है, 12 है और 6 है। आपको ये कब अच्छे समझेगा? जब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला समझोगे। तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला अभी देखते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स, यानी एटम्स का एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। यहाँ पे होल नंबर क्यों है? सवाल आना चाहिए यहाँ पे होल नंबर क्यों है, रियल नंबर इंटीजर्स क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि जब कंपाउंड जब बनता है, कंपाउंड का जब फॉर्मेशन होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव में आता है। अगर यहाँ पे इंटीजर्स ले लेंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम होल नंबर लिखें। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं अपना? सिंपल होल नंबर रेशियो। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था अपना ये, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना? C1H2O6। कैसे? अगर यहाँ से 6 से डिवाइड करूँ, ये क्या है, तीनों 6 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो C1H2O6 O1 हो जाएगा, O1 हो जाएगा। तो ये क्या अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला शॉर्ट में देखो, समझा? तो इसमें क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे इसमें इस तरीके से था C6H12O6 क्या बना अपना? C1H2O1। तो इसमें क्या हुआ? अगर ध्यान से इसको देखोगे तो इसमें किया क्या जा रहा है? 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मेरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला में आना है तो क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, क्योंकि यहाँ से यहाँ डिवाइड करें तो यहाँ से यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो अगर यहाँ से मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ
तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इससे आप एक फॉर्मूला खुद ही से निकाल सकते हो, क्या कि जब मोलिकुलर फॉर्मूला विच इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, खुद ही से आपने फॉर्मूला निकाल दिया। कैसे, एक डेफिनेशन और छोटे से कॉन्सेप्ट से। n क्या होगा, अपना कोई भी नंबर होगा, जिस नंबर से यहाँ डिवाइड करेंगे वही क्या हो जाएगा, अपना n हो जाएगा। तो इससे आप एक और फॉर्मूला निकाल सकते हो n। अब यहाँ पे n क्या होता है, ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसलिए इस n को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखो n कैसे निकलेगा आपका, n विच इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहाँ से आप n का भी निकाल सकते हो। अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया, तो आप n निकाल सकते हो। अगर आपको n और एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया है तो उससे आप मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। तो इसी सब फॉर्मूला का यूज़ करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये सब फॉर्मूला आप नोट करते चलना। तो यहाँ एग्जाम्पल से और अच्छे समझते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला। तो आप ये सब जो मैं लिखा हूँ आप नोट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला और n क्या था अपना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। n क्या था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये n अपना है। ठीक है। अब अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है, ये देखो यहाँ पे बेंजीन का क्या होता है, C6H6। जितना कार्बन प्रेजेंट होता है उतना ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये देखो 6 और 6 यानी ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो C1H1, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ब्यूटेन C4H10। अब देखो ये यहाँ 4 है, यहाँ 10 है, तो देख के क्या पता चल रहा है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5। फिर यहाँ पे देखो सुक्रोज मतलब शुगर क्या है, C12H22O11। तो यहाँ पे आपको देख के क्या दिखता है, किससे ये डिवाइड करेंगे इसको, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉमन दिख रहा है क्या नंबर, 2211 है, लेकिन यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पे कोई कॉमन नंबर नहीं, इसे डिवाइड किया जाए तो इसका मोलिकुलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आएगा। वो क्या हो जाएगा, C12H22O11 वही आएगा। फिर एसिटिक एसिड CH3COOH। अगर आपको इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो इसे देखो C2H4O2। कैसे, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, हाइड्रोजन 3, एक हाइड्रोजन 4, C2H4O2 ये हुआ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। C2H4O2 इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा C1H2O1। तो अब जिससे हम डिवाइड किए हैं वो हो जाएगा अपना मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 था, 6 से यहाँ 1 हुआ, तो यानी 6 से हम यहाँ पे डिवाइड किए तो n आ गया 6। यहाँ 4 था, 4 से 2 हो गया, तो 2 से हम डिवाइड किए होंगे तभी ऐसा हुआ होगा। फिर यहाँ पे लिखता था नीचे 2। ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये था अपना मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा था, तो हम इसको किससे डिवाइड किए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, किसी से हम डिवाइड ही नहीं किए, तो मान लेते हैं हम 1 से डिवाइड किए, तो 1 से कोई भी चीज़ डिवाइड करेंगे तो कुछ होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे n क्या हो जाएगा अपना 1, क्या है, क्योंकि दोनों सेम है इसलिए। फिर एसिटिक एसिड C2 से 1 हो गया, 2 से 1 हो गया, यानी 2 से हम डिवाइड किए होंगे यहाँ पे, तो ये n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2। तो इस टेबल से आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला का डीप मीनिंग और सेंस इसका पता चला होगा। तो इससे आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए, लेकिन आप इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखते हैं आप। उसके पहले आपको मैं 2-3 फॉर्मूला लिखाता हूँ, इसका कैसे डिराइव हुआ वही बताता हूँ अभी। तो अगर मैंने अभी 10 मिनट पहले क्या लिखा था, मोलिकुलर फॉर्मूला विच इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक ये मैंने फॉर्मूला आपको नोट करने को कहा था, मोलिकुलर फॉर्मूला विच इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ से n का भी आप इस साइड ये मल्टीप्लाई साइड लागू डिवाइड हो जाएगा, तो n का भी आप निकाल सकते हो। अब दूसरा यहाँ पे एक देखो क्या था, मैंने क्या पहले एज्यूम क्या किया था, ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला क्या था बोलो आप, C6H12O6 बराबर। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हुआ था, C1H2O1, सही है।
तो अब इसका मास देखते हैं और इसका मास देखते हैं, दोनों में रिलेशन निकाल के एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इसका मास क्या हो जाएगा, कार्बन का 12 इंटू 6 क्यों, यहाँ पे कार्बन 6 प्रेजेंट है इसलिए। हाइड्रोजन 12 प्रेजेंट है, इसका मास होता है 1, प्लस ऑक्सीजन 6 है, इसका मास होता है 16। तो 12 6 72 प्लस 12 प्लस 16 6 कितना हो जाएगा 18 96, क्या हो जाएगा 72 और 12 84 94 प्लस 96 क्या हो जाएगा 90 90 180 190। तो 190 क्या आ रहा है, इसका मास निकल के आ रहा है। अब इसका मास देखते क्या आता है। कार्बन का 1 है तो कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है 2 इंटू 1 प्लस ये 1 है 1 इंटू 16, फिर 12 प्लस 2 प्लस 16 क्या आएगा 14 प्लस 16 क्या आता है 30। यहाँ पे अपना क्या आएगा 84 आएगा, 84 आएगा तो ये अपना आ जाएगा 180। वो मिस्टेक हो गया यहाँ पे देखो 12 6 72 प्लस 12 प्लस 96, ये मिस्टेक यहाँ पे मेरे से हो जाए, लेकिन आप मिस्टेक मत करना। 72 प्लस 12 अपना होता है 84, मैं वहाँ 94 लिख दिया था इसलिए अपना थोड़ा अलग आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 और ये अपना 30 निकल के आया। तो अब ये देखो दो नंबर को आप ध्यान से देखो, ये 180 ये 30, 180 30। अब 30 में से क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 180 आ जाए, क्या होगा 6 होगा। 6 से हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 180 आ जाएगा। तो इंटू 6 करूँगा तो अपना क्या आ जाएगा 180, दोनों इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो इससे आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हो, वो देखो इससे आप फॉर्मूला क्या निकाल सकते हो कि जो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या मास होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला मास होता है वो क्या होता है n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। यहाँ से आप एक फॉर्मूला निकाल सकते हो, जो एग्जांपल बताया उससे आप ये फॉर्मूला डिराइव किए। क्या मोलिकुलर फॉर्मूला का जो मास होगा वो n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। वहाँ भी क्या अपना 30 आया था, 30 को हम 6 से मल्टीप्लाई किए, 6 क्या है अपना n क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो n को अगर 6 को यहाँ 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ कितना अपना 180 निकल के आ रहा था। तो अपना ये दो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, क्या मोलिकुलर फॉर्मूला विच इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, दूसरा मोलिकुलर फॉर्मूला का मास क्या होगा n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास। तो ये आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट। अब ये दो फॉर्मूला आप नोट करो, इसके बाद दो सॉल्व एग्जांपल दिया है उसको देखते हैं फटाक से। इसका क्या बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है उसको 4-5 स्टेप दिया गया टेक्स्ट बुक में। तो वो स्टेप को पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन लिखाता हूँ। यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ रूल्स फॉर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में रूल्स हमें फॉलो करना होगा। स्टेप रूल्स क्या, यहाँ पे स्टेप बोलता हूँ मैं, स्टेप्स। पहला स्टेप अपना बोलता है चेक वेदर द सम इक्वल टू 100 एंड जो दिया होगा उसका सम क्या हमारा 100 आना चाहिए। दूसरा स्टेप कन्वर्ट मास परसेंट इनटू ग्राम में अपने को जो परसेंट दिया है मास का उसको अपने को ग्राम में कन्वर्ट करने का है। कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स में अपने को कन्वर्ट करना है। फिर इसके बाद डिवाइड द मोल वैल्यू obtained above by the स्मॉलेस्ट वैल्यू, एकदम छोटे वाले वैल्यू से अपने को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 4 स्टेप दिया है आपको, 4 स्टेप दिया, 4 स्टेप के हिसाब से आपको क्या करने का है न्यूमेरिकल सोल्व करना है। दो आपको सोल्व एग्जांपल दिया है वो आपको अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, जगह पूरा अपना कवर हो जाएगा, इसलिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में क्या है
a compound contains 4.07% hydrogen, 24.2% carbon and 71.65% क्लोरीन बाय मास, यानी यहाँ मास का परसेंट दिया आपने को। फिर क्या बोल रहा है, इट्स मोलार मास इज 98.96। फिर व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, मोलार मास भी दिया, मोलार मास मतलब मोलिकुलर का मास। फिर क्या पूछा अपने को, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने को बोल रहा है। फिर क्या दिया आगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, ये अपने को इतना 3 वैल्यू दिया रिस्पेक्टिवली, यानी अपने को एटॉमिक मास दिया है, परसेंट दिया है कि कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट में है, और पूछ रहा है अपने को एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो पहले स्टेप क्या है, चेक वेदर द सम इक्वल टू 100। तो यहाँ पे आपको 3% दिया, देखते वो 100 है कि नहीं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। प्रॉब्लम नंबर क्या है इसका, 9, प्रॉब्लम 2.9 इसका है। इसका सॉल्यूशन देखो, चेक वेदर सम इक्वल टू 100, तो सबका सम 100 है कि नहीं। क्या अपना 4.07 प्लस 24.27 और क्या दिया है 71.65, तो यहाँ पे 70 20 90, और ये हाँ ये 100 अपने को दिया है, ये क्या आपने को 100 दिया है। तो ये पहला स्टेप अपना हुआ। दूसरा स्टेप क्या करना है, कन्वर्ट मास परसेंट इनटू ग्राम, जो कि मास परसेंट दिया है, ये क्या अपना परसेंट में था, तो उसको अपने को ग्राम में करना है। तो लिखता हूँ मैं, क्या था अपना हाइड्रोजन, क्या क्या है पहले वो देखते हैं। हाइड्रोजन कितना था 4.07%, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.07 ग्राम। दूसरा क्या था, फिर कार्बन था अपना, कार्बन था 24.27%, वो कितना हो जाएगा अपना 24.27 ग्राम, इतना ग्राम हो जाएगा। फिर अपना क्लोरीन था, कितना था 71.65%, कितना ग्राम हो जाएगा 71.65 ग्राम। ये क्या अपना ग्राम में हमने निकाल लिया। सेकेंड स्टेप भी आपने पूरा किया, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। फिर क्या करना है, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स में हमको कन्वर्ट करना है। तो मोल्स का फॉर्मूला पहले लेक्चर में मतलब पहले चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो मोल्स क्या था, नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, सबको याद होगा अभी तक, पहला ही चैप्टर था अपना। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, पहले इसका हम हाइड्रोजन का मोल निकालते हैं। तो हाइड्रोजन मोल कितना जाए, गिवन मास 07, कितना ग्राम, ग्राम मत लिखो चलेगा, 4.07 डिवाइड बाई गिवन मास था ये, मोलार मास कितने को कितना दिया अपना अपने को क्वेश्चन में, एटॉमिक मास दिया, वही अपना मोलार मास हो जाएगा क्योंकि यहाँ एटम है। तो 1.008, इसको अगर डिवाइड करोगे, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल कैलकुलेशन थोड़ा सा अजीब रहता है, पॉइंट ज़्यादा रहता है इसमें, लोगों को अपने को लगाना पड़ता है। तो मैंने लोग का भी वीडियो बनाया है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 4.04, ये आएगा अपना 04। इसका मोल निकालेंगे कार्बन का, कार्बन का मोल गिवन मास 24.27 डिवाइड बाय कार्बन का कितना आपने को मास दिया है 12 दिया है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2.02। फिर इसका मोल क्लोरीन, क्लोरीन का मोल गिवन मास 71.65 डिवाइड बाय कितना आपने को मास दिया है 35.45, इसको डिवाइड करके कितना आ रहा था अपना 2.02, ये निकल के अपना क्या 4.04 2.02 2.02। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, सम किया हम 100 आया अपना, फिर परसेंट को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, तीसरा कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ 3 स्टेप भी हमने कर चुका है, ये तीसरा स्टेप भी हमारा हुआ, हमने मोल्स में कन्वर्ट किया, मोल्स में कन्वर्ट किए तो अपने 3 वैल्यू अपना निकल के आया। चौथा स्टेप, डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू, 3 वैल्यू दिख रहा है आपको, तो इसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है 2.02, यहाँ दो सेम हो गए, यहाँ इसको लो बात एक ही है जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसको सबसे डिवाइड करो। तो यहाँ पे देखो 4.04 को डिवाइड करेंगे अपने 2.02 से, क्या आ जाएगा 2, और 2.0 इसका ये हो गया, 2.02 को डिवाइड करेंगे 2.02 से आया 1, ठीक है। फिर 2.02 को डिवाइड करेंगे 2.02 से आया अपना 1, तो क्या आया 1 to 1। तो पहले क्या था अपना हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन, तो हाइड्रोजन क्या अपना हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन तीनों का रेशियो क्या है अपना 2 आया इस टू क्या आया 1 आया इस टू 1 आया। तो इसका मतलब क्या है हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है, क्लोरीन 1 है, तो इसको एक सही फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे,
कि अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाए, तो C के बाद 1 है तो हो जाएगा C1, हाइड्रोजन के साथ 2 है तो CH2, क्लोरीन के साथ 1 Cl1, तो क्या आएगा अपना CH2Cl। ये अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये आ गया अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला। इतनी मेहनत करने के बाद अपना क्या आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला C1H2Cl2। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो CH2Cl2, सॉरी CH2Cl, ये क्या आ जाएगा अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना था एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया है। यहाँ क्वेश्चन में एक डाटा दिया था, क्या आपने मोलर मास मोलिकुलर मास दिया था, तो ये दिया तो हम क्या करते, तब दिया है तो हम क्या करते इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। मोलिकुलर मास दिया तो हम मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल ही लेते हैं। तो इसको अभी रफ कर रहा हूँ, ये अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। और अपने क्वेश्चन में क्या दिया मोलिकुलर मास, वही मोलर मास मोलिकुलर मास एक ही हुआ, कितना दिया था 98.96, ये अपने को दिया था। और अब यहाँ देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसका मास निकालो, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 प्लस क्लोरीन का 35.5, कितना आ जाएगा 12 14, फिर 12 2 35.5 9 4.5, क्या आया 49.5, इसको सम करके आ रहा है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास डायरेक्ट लिखता हूँ, मास कितना है 49 पॉइंट कितना है 5, ये निकल के आया। तो इससे आप n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू क्या थी मैंने बताया था, मोलिकुलर मास इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास, ये आपने लिखा होगा फॉर्मूला तो आपको पता होगा, n विच इज इक्वल टू 98.96 डिवाइड बाय 49.5, इसको डिवाइड करो, r की वैल्यू क्या आएगी 2, टेक्स्ट बुक में r दिया है, मैंने आपको n बता दिया, चलो आपके लिए n लिख देता हूँ, n की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अब इस 2 को मल्टीप्लाई करो एम्पेरिकल फॉर्मूला से, मोलिकुलर फॉर्मूला अभी तुरंत ही आ जाएगा निकल के, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू C1H2Cl1, अजीब है, C2H4Cl2, ये अपना था मोलिकुलर फॉर्मूला और ये अपना आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपको कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला का कैसे न्यूमेरिकल करना है, तो ये आपको 4 स्टेप से आपको करना है। आपको एग्जाम में ये स्टेप लिखना है, स्टेप का भी मार्क्स होता है। तो पहला स्टेप अभी मैं रिकेप करता हूँ, क्या है चेक वेदर द सम इक्वल टू 100, जितना भी परसेंट दिया है उसका क्या है अपने को सम 100 आना चाहिए। दूसरा कन्वर्ट मास परसेंट इंटू ग्राम, जो परसेंट दिया होगा जैसे 20% दिया है तो ग्राम में कन्वर्ट करके क्या आएगा 20 ग्राम, ठीक है। फिर कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स में अपन को कन्वर्ट करने का है। फिर चौथा स्टेप क्या, डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन अबोव बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उसी वैल्यू को लेके आगे जो वैल्यू था उसको सबको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो आपको वैल्यू आएगा तो उसका फॉर्मूला लिखोगे तो वही हो जाएगा अपना एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपको एक और प्रॉब्लम दिया है, क्या है 2.110, ये आप अगर मैं ये बताऊं तो अगर आप ये अच्छे से देखे होगे क्या प्रॉब्लम 2.9, तो आप 2.10 भी अच्छे से कर लोगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे स्टोइचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट, इसकी ये सेकंड लेक्चर था, थर्ड लेक्चर अभी आने वाला है स्टोइचियोमेट्री लिमिटिंग रिएजेंट पे। फिर चौथा लेक्चर आएगा, इसमें रहेगा अपना कंसंट्रेशन टर्म्स, मोलैरिटी और मास वॉल्यूम, ये सब अपना आएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।